दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में हीट वेव चल रही है, तो उसके लिए दिल्ली के अस्पताल आरएमएल ने यहाँ पर कुछ व्यवस्था की गई है। अगर कोई पेशेंट आता है तो इस कूलिंग टब में पहले यहाँ पर जो है वो पानी जो है इसमें डाला जाएगा। पानी भरने के बाद में ये जो आइस आप देख रहे हैं, ये आइस यहाँ पर जो है इस मशीन में है, और इस मशीन से आइस को लेकर के जो ये हिमपुस्तक जो है इससे जो आइस है इसको लेकर के इस पानी में डाल करके जो पेशेंट का टेम्परेचर है उसको डाउन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मॉनिटर लगा हुआ है, साथ ही 2 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें 2 वेंटिलेटर जो है आप देख सकते हैं कि एक जो ये बाथ टब है ये भी बनाया गया है। इसको लेकर के इसके अंदर भी पानी भर के अगर कोई पेशेंट आता है तो इसमें पानी भर के कूलिंग प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। कैमरा पर्सन अभयनाथ के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली की भयानक गर्मी का ये आलम है कि इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी परेशान है और जान बचाने के लिए इधर से उधर घूम रहा है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के संजय लेक इलाके में, संजय लेक के ठीक सामने। यहाँ पर जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अमूमन अक्सर पानी रहता है, 6 से 7 फीट तक पानी रहता है। और पूरे ये जितनी दूर तक आपको मैं दिखाऊं तस्वीरें, तो वहाँ तक जहाँ वो लोग पैदल चलते हुए जा रहे हैं, पूरा इलाका जो है पानी से लबालब भरा रहता है। ये संजय लेक का इलाका है, लेकिन गर्मी इतनी ज़बरदस्त हुई कि पूरी की पूरी लेक ही सूख गई। और आज इसका आलम यह है कि दर्जनों बल्कि सैकड़ों मछलियां जो इस तालाब में थी, झील में थी, लगातार जो यहाँ पर ये बत्तख घूम रही हैं, उनके लिए भी जीवन यापन का साधन थी, वो मछलियां मर गई। अब संकट ये जो बत्तख हैं यहाँ पर ये घूम रही हैं, इनके सामने आगे आ खड़ा हुआ, ये भी लगातार परेशान हुई घूम रहे, क्योंकि पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और बड़ा सवाल यही है कि गर्मी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी हालत कोई बेहतर नहीं होने वाले। ये जो पूरा का पूरा पार्क है, संजय लेक का पार्क है, इसकी देखरेख डीडीए करता है। और ऐसे में अब डीडीए पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब गर्मी का आलम ये है कि स्थिति ऐसी हो रही है, तो डीडीए ने कोई वैकल्पिक इंतज़ाम क्यों नहीं किए, यहाँ पर क्यों सबमर्सिबल वगैरह से पानी डलवाने की कोशिश नहीं की, या फिर इस लेक को मेंटेन करने की कोशिश नहीं की गई। भी स्थिति इतनी बुरी है और आने वाले दिनों में हो सकता है ये और ज़्यादा ख़राब हो, टेम्परेचर और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाए, तो जाहिर तौर पर लोगों को और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कैमरा अरविंदर ढिलन के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पारा आज 48 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जबकि लगातार चल रही लू ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी के बीच बिजली व्यवस्था भी लड़खड़ाती नजर आ रही है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, बांदा और नोएडा समेत कई जिलों में घंटों बिजली कटौती, लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की शिकायतें सामने आ रही हैं। बढ़ती बिजली मांग के चलते ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहे हैं और कई इलाकों में फॉल्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। रात में बिजली जाने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बिजली विभाग के मुताबिक गर्मी बढ़ने के साथ एसी और कूलर का इस्तेमाल भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में 24 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और फॉल्ट होने की दशा में तत्काल उसका समाधान किया जाए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में लगातार ही गर्मी पड़ रही है, गर्मी की तपिश पड़ रही है और इसके साथ साथ कई जगह पर तेज हवाएं भी चल रही हैं और लू भी चल रही है, जिसके चलते जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर रह गया है। फिलहाल इस समय चंडीगढ़ का जो तापमान है वो 42 डिग्री तक जा पहुँचा है और इसी तरह हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो तापमान रहा है वो रोहतक और सिरसा का है। और वहीं पर यदि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में बठिंडा और अमृतसर सबसे गर्म कहे जा सकते हैं। और यदि मौसम विभाग की माना जाए तो मौसम विभाग ने 27 तारीख तक इसी तरह ही लू चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है और साथ साथ एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि दोपहर के समय जो लोग हैं वो काफ़ी कम निकलें, क्योंकि जो लू है वो अपनी चपेट में ले सकती है और जिसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और ख़ासतौर पर जो हीट स्ट्रोक हैं उससे पूरी तरह से बचाव किया जाए। और वहीं पर मौसम विभाग का ये भी मानना है कि आने वाले समय में कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं और गर्ज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं, लेकिन गर्मी से किसी भी तरह से कोई राहत मिलती हुई
दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और भीषण गर्मी के बीच जम्मूवासी दोहरी मार झेल रहे हैं, क्योंकि अघोषित बिजली कट भी लग रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जम्मूवासी भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये दरिया चिनाब का पानी है, नहर में लोग नहा रहे हैं। युवाओं को आप देखिए, इनका यही मकसद है कुछ राहत जो है इन लोगों को भीषण गर्मी से मिल सके। कई जगहों पर पीने के पानी की भी किल्लत है और नदियों में जल प्रवाह कम हो रहा है, जिससे बिजली संकट भी पैदा हो रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए, दरिया चिनाब के पानी में जो बेहद ज्यादा ठंडा है, उस ठंडे पानी में युवा जो है वो नहा रहे हैं, ताकि इन लोगों को कुछ राहत जो है भीषण गर्मी से मिल सके। दोहरी मार जम्मूवासी झेल रहे हैं, क्योंकि अघोषित बिजली के कट भी लग रहे हैं और आसमान से ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो। रही सही कसर जो है लू की थपेड़े पूरी कर रही हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। देश के अधिकतर हिस्सों के साथ यहाँ कश्मीर घाटी में श्रीनगर और दूसरे मैदानी इलाकों में भी गर्मी अपना ठीक ठाक असर दिखा रही है, लेकिन कश्मीर घाटी के जो दूर दराज ऑफ बीट पर्यटन स्थल है, जैसे गुरेज हो या मत्सिल हो, यहाँ क्योंकि तापमान काफी कम है, अभी भी मौसम इन जगहों पर काफी सुहाना दिन के समय रहता है। रात को लोग हल्की सी ठंड भी महसूस करते हैं। इसके चलते यहाँ इन जगहों पर गुरेज से लेकर मत्सिल और दूसरी जगहों पे पर्यटकों का तांता इन दिनों लगा हुआ है। पर्यटक भीषण गर्मी से छुटकारा पाने के लिए इन पर्यटन स्थलों का रुख करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि गुरेज में अब पर्यटकों को लुभाने के लिए तरह तरह के लोकप्रिय कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। लोक संगीत, वहाँ का जो कल्चरल प्रोग्राम है वो पर्यटकों को दिखाया जा रहा है और पर्यटक इस बीच सुहाने मौसम में गुरेज की इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जुबिर के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर नमाज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। मस्जिद, ईदगाह और ऐसे स्थानों पर पढ़ी जाए। सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए। सीएम धामी ने साफ कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों के जरिए बाधित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है और अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी देहरादून में हुए एक कार्यक्रम में मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में 4 धाम यात्रा चल रही है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता राज्य में शांति, अनुशासन और सुचारू यातायात बनाए रखने की है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ लोग सड़क पर नमाज का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने चेतावनी दी कि सार्वजनिक सड़कों को बाधित कर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24। लखनऊ के मलिहाबाद के कसमंडी कला 2 में यहाँ पर जो लाखन पासी समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने कहा था कि हम जुमे की नमाज अदा नहीं होने देंगे। ये वही जगह है जो आपको बता दें कि जो लाखन पासी जो ने ऐलान किया था पार्टी ने कि हम यहाँ पर, ये कंसा पासी जी का किला है, यहाँ पर कोई मकबरा और मस्जिद नहीं है। यहाँ पर 2-4 सालों से बाहरी लोग आने लगे हैं, नमाज अदा करने लगे हैं। इसी बात को लेकर के जो कंसा पासी किला का जो टिला बताने वाले और यहाँ पर शिव मंदिर बताने वाले और यहाँ पर कहने वाले लाखन पार्टी के जो लोग हैं कि यहाँ पर जुमे की नमाज अदा नहीं होने देंगे। यहाँ पर आप देखिए कि एक तरफ ये देखिए, मेरे बाईं तरफ ये बताते हैं यहाँ पर मंदिर और दूसरी तरफ यहाँ पर ये बताते हैं कि यहाँ पर ये मकबरा। लेकिन यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, जो जुम्मे की नमाज अदा करने के जुम्मे की नमाज अदा नहीं करने देंगे, उसके बाद यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय है, शांतिपूर्वक पुलिस फोर्स डिप्लॉय है और यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। जो पासी समुदाय ने ऐलान किया था कि जुम्मे की नमाज अदा नहीं होने देंगे, उसके बाद जो प्रशासन है उसने कहा था कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, जिसके बाद लोग यहाँ मुस्लिम समुदाय के पहुंचे हैं और वो यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। बांद्रा के गरीब नगर में बुलडोजर एक्शन का आज चौथा दिन है। करीब 400 अवैध निर्माण पूरी तरह से अब जमींदोज हो चुके हैं। मलबा हटाने का काम जारी है। साथ ही यहाँ पर 100 के करीब लीगल निर्माण हैं। उनके ऊपर जो अवैध निर्माण बने हैं उनको भी सावधानी से हटाया जा रहा है, ताकि जो लीगल बिल्डिंगें हैं, लीगल घर है, उसको कोई नुकसान न हो। करीब 1000 पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर
ड्यूटी कर रहे हैं। रेलवे का कहना है कि बांद्रा स्टेशन पर जब लोग आते थे तो उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पार्किंग की दिक्कत होती थी, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी नहीं कर पाते थे, लोगों को पहुँचने में ज़्यादा वक्त लगता था, निकलने में ज़्यादा वक्त लगता था। यही कारण है कि चूँकि टर्मिनस और जो लोकल स्टेशन है दोनों नज़दीक है, इसलिए जो ज़मीन रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी ताकि यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाई जा सके। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की समीक्षा बैठक के बाद अब कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें काफ़ी तेज है। सूत्र बताते हैं कि जून महीने में कैबिनेट में भारी फेरबदल होगा। आपको बता दें कि इसके लिए 2-3 पैमाने रखे गए हैं। पहला उम्र का तो पैमाना है ही, दूसरा राजनीतिक समीकरण का पैमाना है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा कुछ मंत्रालय ऐसे भी हैं जहां प्रधानमंत्री को उनका काम पसंद नहीं आया है, यानी सरकार का जो इमेज है उसमें वो मंत्रालय बट्टा लगा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके आधार पे कैबिनेट फेरबदल का पैमाना तय होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव उसमें मुख्य है। वैसे भी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक ली। दरअसल 5 से 21 जून तक सरकार और पार्टी की तरफ से देश भर में एक कार्यक्रम चलाया जाना है जिसमें सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को बताया जाना है। सभी मंत्री पहले उस काम में लगेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि 22 जून के बाद कभी भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भारी फेरबदल होगा। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कर्नाटक कांग्रेस में 3 साल से सरकार चल रही है, लेकिन डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी जता रहे हैं। डीके शिवकुमार का कहना है कि आलाकमान ने 2.5 साल का फॉर्मूला दिया था, यानी कि 2.5 साल सिद्धारमैया, उसके बाद 2.5 साल डीके शिवकुमार। कर्नाटक कांग्रेस के भीतर लीडरशिप और पावर शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान के बीच 2 बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। पहली, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज के आवास पर 19 मई 2026 को दोपहर एक साथ भोजन किया। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच कांग्रेस के इन 3 दिग्गज नेताओं का एक मेज पर जुटना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी हलचल यह है कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के समर्थक 1 हफ्ते के भीतर दिल्ली दौरे के लिए बैठक की योजना बना रहे हैं। मागाडी से कांग्रेस विधायक SC बालकृष्ण ने कहा कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, आलाकमान को नेतृत्व के मुद्दे को सुलझाना चाहिए। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। यूपी के जनपद सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन समेत कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के साथ 6 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा DIG ऑफिस के बाहर सड़क जाम करने के आरोप में दर्ज किया गया है। उनके ऊपर सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है। इकरा हसन के खिलाफ सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी, जिसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ है। दरअसल इकरा हसन मोनू कश्यप हत्याकांड की जांच के लिए 19 मई को पीड़ित परिवार के साथ DIG ऑफिस पहुंची थी, जहां पर उन्होंने पुलिस के ऊपर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया था। यहां आपको ये भी बता दें कि सपा सांसद इकरा हसन कुछ दिन पहले सहारनपुर में DIG दफ्तर पहुंची थी और कार्रवाई न होने पर धरने पर भी बैठ गई थी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में गहराया डीजल संकट, किसान और ट्रांसपोर्टर परेशान। भीषण गर्मी के बीच पेट्रोल पंप के बाहर ट्रक और ट्रैक्टरों की लंबी कतारें। कंडला और मुद्रा जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर आयात निर्यात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। डीजल की कमी के कारण रोजाना होने वाला कंटेनरों का मूवमेंट 5000 से घटकर सिर्फ 1000 रह गया है। दूसरी तरफ खेतों में बुआई का काम ठप पड़ गया है। अमरेली और जामनगर जैसे जिलों में किसान खाली कैन लेकर 10 से 12 घंटे तक कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर झड़प और भारी आक्रोश की भी खबरें सामने आ रही है। इस भारी किल्लत की मुख्य वजह बल्क और सरकारी PSU रिटेल पंपों के बीच प्रति लीटर 35 से 40 रुपये का भारी अंतर है, जिससे सरकारी पंपों पर अचानक डिमांड 80% बढ़ गई है। हालांकि इस संकट को खत्म करने के लिए प्रशासन ने ऑयल कंपनियों को तुरंत कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल और डीजल की भारी कमी जो है वो अब देखने को मिल रही है। लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। जालना, हिंगोली के बाद महाराष्ट्र के बीड़, बुल्ढाना सहित कुछ अन्य जिलों से तेल की किल्लत की तस्वीर सामने आने लगी है। डीजल न मिल पाने की वजह से किसानों का खेती का काम भी रुका हुआ है। बुल्ढाना जिले के लोनार स्थित कमलजा पेट्रोल पंप का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लोग डीजल लेने के लिए हाथों में प्लास्टिक कैन लेकर पंप की ओर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
महाराष्ट्र के बीड जिले में भी लोगों को डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर रात गुजारनी पड़ रही है। डीजल की कमी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि खेती के लिए किसान जो है डीजल का उपयोग कर रहे हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर विशेष ध्यान रखकर नियोजन किया जाए और डीजल की कालाबाजारी और होल्डिंग को जो है रोकने का निर्देश दिया गया है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।